हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हुए हैं जो आप लोगों का बेटा लगभग में ज्यादातर स्टूडेंट का ये चैप्टर कमजोर होता है और यहां से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। चिंता ना करिए, एक एक प्रश्न को क्लियर कराएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम करेंगे क्या, लिखाएंगे नहीं, एक एक प्रश्न को आपके सीधा माइंड में फीड कर देंगे और कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को यहां पर क्लास को समझा दिया जाए। पूरी क्लास को आपको समझाएंगे, जहां जितने पॉइंट हैं वहां उतने पॉइंट को आपको शॉर्ट में बताएंगे और आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में यहां से 8 नंबर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लास के अंत में बेटा एक बार क्लास को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई क्लास कैसी लगी आपको, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद एक विशेष सूचना, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और सीरीज का टॉप 25 क्वेश्चंस एवरीडे प्रत्येक क्लास के अंदर, फिजिक्स के अंदर, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर यही कहानी करने वाले हैं कि टॉप 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर एवरी क्लास में। ठीक है, प्रत्येक क्लास के अंदर। बस आप लोग बेटा लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए। जितना आप लोगों का बेटा सपोर्ट रहेगा हम उतनी क्लास आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। उम्मीद लास्ट पेपर तक हम आपके सामने जाएंगे, साथ जाएंगे, चिंता ना करिए, लास्ट पेपर तक क्लास को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है अर्धचालक युक्तियां। यहां से प्रश्न बेटा कितने अंक के आते हैं? 8 अंक के आते हैं। कितने अंक के आते हैं? 8 अंक के। एक एक प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड। भाई ठोसों में ऊर्जा बैंड, भाई ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार, बोहर ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था, जिसे हम पढ़ाएंगे, चिंता ना करिए। हमने अनसॉल्व पेपर के अंदर ये 2 बार कराया है, लेकिन फिर भी हम कराएंगे आप लोगों को। बोहर के सिद्धांत के अनुसार जब परमाणुओं के बीच क्या होती है? अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। जब परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसके कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर, जिसके कारण उसके ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा? उसके ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तर में विभक्त होकर किसका रूप ले लेता है? एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे बोहर के सिद्धांत के आधार पर, बोहर के सिद्धांत के आधार पर जब परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तर में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है। एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ठोसों में क्या बोलेंगे? ऊर्जा बैंड कहते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? ऊर्जा बैंड कहते हैं।
ये आपसे प्रश्न, ये वाली परिभाषा आपसे बहुत बार पूछी गई बेटा, ध्यान रखना है। ठीक, अब ऊर्जा बैंड कितने प्रकार से होगा? ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार से होगा? दो। एक होगा चालन बैंड, एक कौन सा होता है? चालन बैंड, और दूसरा कौन सा होगा? संयोजी बैंड। ठीक है, अब चालन बैंड किसे कहते हैं और संयोजी बैंड? आपसे पूछा जाए भाई संयोजी बैंड, तो बेपरमाणु जिनमें कौन उपस्थित होते हैं? जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, बेपरमाणु जिनके नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, संयोजी बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। संयोजी बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? संयोजी बैंड के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ऊर्जा बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन? नाभिक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर जो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं? हमारे चालन बैंड के अंदर। और संयोजी बैंड में कौन उपस्थित होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, यहां से एक एग्जाम्पल सिलिकॉन। कौन सा ले रहे हैं? सिलिकॉन, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है। भाई इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 6 10 2 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। इसके बाह्यतम कोष की घटना देखेंगे। बाह्यतम कोष के अंदर देखेंगे पी में आपने यहां पर बाह्यतम कोष कौन संख्या? बाह्यतम कोष हमारी जो संख्या है वह संख्या कौन सी है? तीसरी है। और तीसरी संख्या के अंदर हमने देखा कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरे। कितने बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से बन गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले वो कौन से हमारे हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसमें बाह्यतम कोष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो पी के अंदर अभी कितना बच सकते हैं? तो पी के अंदर बेटा यहां पर इस तीसरी संख्या में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। तो यहां पर जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, भाई इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए से कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 8 इलेक्ट्रॉन की। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में निकले, ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? इस चालन बैंड के अंदर। कहां होंगे? इस चालन बैंड के अंदर। 4 ये बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन निकले संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेकिन अष्टक नियम का पालन करने के लिए बेटा इसे 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। लेकिन इसे अभी बेटा कितने? यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो संयोजी हो गए। बचे जो 4 इलेक्ट्रॉन जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिन्हें क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे कहां होंगे? इस चालन बैंड के अंदर। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं। मान लिया एक सोडियम ले लो, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन बिना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सॉरी यहां पर ज्यादा हो गया, यहां पर 3s1। पर यह एक धातु है, यह एक क्या है? धातु है। ध्यान रखना, हमारा चैप्टर अर्धचालक हम सिर्फ एक एग्जांपल में समझा रहे हैं। किसमें समझा रहे हैं? एक एग्जांपल में। इसके बाह्यतम कोष में बेटा 2 2 4 6 10 और 1 11 बाह्यतम कोष। इसका बाह्यतम कोष कौन सी है? तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या में जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 1। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। पर बेटा हम यहां पर क्लोरीन ले रहे हैं। यहां पर कौन ले रहे हैं? क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 और 3p5। ठीक, तो 5 और 2 जो 7 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। जो 7 इलेक्ट्रॉन है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन, अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना।
तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, वह एक इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाएगा? यह कहां होगा? चालन बैंड के अंदर। कहां होगा? चालन बैंड के अंदर। क्लियर? तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने बताया ठोसों में ऊर्जा बैंड। बोहर के सिद्धांत के आधार पर जब परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है तो उनके जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक खंडों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठोसों में ऊर्जा बैंड। भाई ये दो प्रकार से होगा, एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड के अंदर ध्यान रखना आपको संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि चालन बैंड के अंदर आपके कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां तक की कहानी क्लियर हुई। इसके बाद हम बेटा अब समझने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और वह प्रश्न हमारा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 प्रकार से बांटा गया है ठोसों में। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1, पहला बेटा चालक। पहला कौन होगा? चालक। दूसरा अचालक। तीसरा अर्धचालक। अर्धचालक। कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से। चालक, अचालक और अर्धचालक। समझो, सबसे पहले समझते हैं हम किसके बारे में? चालक के बारे में। पहले हम किसके बारे में समझते हैं? चालक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझ रहे चालक। अब आपसे भाई मैं पूछूंगा कि भाई बताओ चालक किसे कहेंगे? चालक किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे जिनमें धारा कैसे हो? आसानी से, आवेश आसानी से प्रवाहित हो, अर्थात वे पदार्थ जिनमें धारा कैसी होती है? जिसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। जैसे आपकी धातुएं हुई, धातुओं में आपकी जैसे लोहा हुआ, आयरन हुआ, वो आयरन लोहा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहां पर कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। तो यहां पर ये क्या है? चालक है। ये क्या है? चालक। तो वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाएंगे? चालक। लेकिन हमें परिभाषा किसके आधार पर बतानी है? हमें परिभाषा बतानी है ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पूर्णतः कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पूर्णतः भरे हुए होते हैं। ये हमारा कौन रहा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा है? संयोजी बैंड। ये हमारा कौन सा है? संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड बेटा कैसा होता है? ये इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, जबकि जो हमारा कौन होगा? चालन बैंड। और जबकि हमारा जो चालन बैंड होगा वह कैसा होगा? रिक्त होगा। चालन बैंड कैसा होगा? रिक्त होगा। लेकिन इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में थोड़ा समझ लो। यहां पर ये हमारा कौन है? ये हमारा है कौन सा? चालन बैंड। ये हमारा कौन सा होता है? चालन बैंड। चालन बैंड कहां होगा? ऊपर। और संयोजी बैंड को कहां रखते हैं? संयोजी बैंड को रखते हैं नीचे। संयोजी बैंड को कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। संयोजी बैंड के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से? संयोजक इलेक्ट्रॉन। जबकि इसके अंदर कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में चालन बैंड और संयोजी बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसी गैप को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बताया हमने? भाई आपसे पूछा बताओ वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहोगे? तो आप बोलोगे चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच में जो गैप है, इसी गैप को हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है।
अब परिभाषा हम पढ़ रहे हैं बेटा किसकी, चालन की। किसकी पढ़ रहे हैं, चालक की। तो चालक की परिभाषा हमने बताई, क्या बताई कि वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित की जाती है, जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, संयोजी बैंड के अंदर। संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है और जो गैप होता है किसके बीच में, जो गैप होता है बेटा वो गैप किसके बीच में, यहां पर गैप होगा चालन बैंड। ये ऊपर वाला हमारा कौन है, चालन बैंड, और नीचे वाला कौन है, संयोजी बैंड। और इनके बीच में जो गैप होता है ये इसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग में कैसा होता है, शून्य होता है। लगभग में कैसा होता है, शून्य होता है। ई गैप लगभग में कैसा होता है, शून्य, यानी 0.07 के समथिंग होगा इसका गैप। तो लगभग में कैसा मान लिया जाता है, शून्य होता है। तो आप लोग बेटा यहां पर चालक की परिभाषा कैसे लिखेंगे समझ लो। लिखाएंगे नहीं, सिर्फ समझना है और याद करना आपको। साथ ही साथ चालक वे पदार्थ जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, चालक कहलाएंगे। जैसे आपका धातुओं में आप लोग लिख देना एग्जांपल, लोहा हुआ, आपका यहां पर कॉपर हुआ, ठीक है, इनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। लेकिन ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड, जो इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं, संयोजी बैंड में उपस्थित होते हैं, तथा चालन बैंड और संयोजी बैंड इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वह ऊर्जा अंतराल लगभग में शून्य होता है। लगभग में कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक, ये हो गई चालक की परिभाषा, ये हो गया चक्र। दूसरा आ गया बेटा अचालक। दूसरा किसे बोलेंगे, अचालक। अब अचालक किसे कहेंगे भैया, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे। और परिभाषा ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे ये हमारा कौन है, चालक बैंड है। और नीचे हमारा कौन है, ये हमारा है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर परिभाषा दें तो ऊर्जा बैंड के आधार पर जो संयोजी बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वह कैसा होता है, पूर्णतः भरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनों से कैसा हुआ, पूर्णतः भरा होता है। जबकि चालक बैंड कैसा होता है, रिक्त होता है। चालक बैंड कैसा होता है, रिक्त होता है। और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी ई गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल वो ई गैप, इसे बेटा यहां पर ई गैप होता है, वह लगभग ई गैप अधिक होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कैसा होता है, अधिक होता है, गैप अधिक होता है। कितना अधिक होगा भाई, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है, अधिक होता है। जब इनके बीच में बेटा गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएंगे किसके अंदर, चालन बैंड के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे चालन बैंड के अंदर तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये ध्यान रखनी है कहानी। तो भाई गैप ज्यादा हुआ, और गैप ज्यादा हुआ तो भाई इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाए, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जब जंप नहीं कर पाए तो धारा का चालन नहीं होगा। और कैसी स्थिति बन जाएगी, अचालक। तो अचालक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा दोगे, अचालक वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाएंगे, अचालक। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, जैसे आपके यहां पर कांच हुई, लकड़ी हुई, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। लेकिन ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर जो यहां पर संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पूर्णतः भरे हुए होते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, जबकि चालन बैंड पूर्णतः कैसा होता है, रिक्त होता है। और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल काफी अधिक यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है, अधिक होता है। तो आप परिभाषा किसकी होगी बेटा, अचालक की। अब एक और बचता है अर्धचालक। अर्धचालक इधर समझ लो, अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं से कम होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता किससे, धातुओं से तो कम होगी लेकिन अधातुओं से कैसी होती है, अधिक होती है। क्या कहलाएंगे भाई, अचालक।
क्या कहलाएंगे? अचालक। मैंने फिर बताया, परिभाषा सुनो। वे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं से तो कम होगी और अधातुओं से कैसी होती है? अधिक होती है, क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। अब भाई परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पे भी देनी है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड कैसे होते हैं? पूर्णतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड कैसे होते हैं? पूर्णतः रिक्त होते हैं। जबकि जो आपका संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से कैसा होगा? भरा होगा। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः कैसा होता है? पूर्णतः भरे हुए होते हैं। और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वह लगभग में बहुत कम होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कैसा होता है? बहुत कम होता है। ई गैप लगभग में बराबर हो जाएगा बेटा किसके? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक, 3 परिभाषा हमने दे दी। तीनों की परिभाषा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सिंपल ध्यान रखना है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सिंपल। आपसे पूछेगा भाई ठोसों के आधार पे किसका वर्गीकरण करो बेटा? ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोसों का वर्गीकरण करिए। बिल्कुल कर देंगे। पहला, चालक। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पूर्णतः भरा हुआ होता है। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से कैसा होगा? पूर्णतः भरा हुआ होता है। और यहां पर क्या होगा? जो यहां पर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल लगभग में कैसा होता है? शून्य होता है। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अचालक। अचालक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाएंगे? अचालक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए, जबकि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड कैसे होंगे? पूर्णतः रिक्त होते हैं, जबकि उनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, भाई गैप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है? अधिक होता है। किसकी कहानी होगी भाई? ये होगी अचालक की कहानी। कहानी आती है अर्धचालक की। कहानी क्या आती है? अर्धचालक की। तो अर्धचालक किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं से कम और अधातुओं से कैसी होती है? अधिक होती है। अधातुओं से कैसी होती है? अधिक होती है। क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाते हैं। अब यहां पर बात करेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड कैसा होता है? पूर्णतः भरा हुआ होता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः कैसा होता है? रिक्त होता है। लेकिन इनके बीच में जो गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये गैप होता है, वह लगभग में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कैसा होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर? यहां तक नोट करिए। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले अर्धचालकों, और अर्धचालक में पढ़ने वाले पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं अर्धचालक को। अर्धचालक से प्रश्न पूछा जाता है, भाई बताओ पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में अंतर। तो भाई पहले हम समझेंगे पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डायोड आ जाएगा, और डायोड में पीएस संधि डायोड। उसके बाद यहां पर डायोड में बदलेंगे अग्रविनत और पश्चाविनत, और उसके बाद अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ध्यान रखना, इतने प्रश्न हमारे यहां से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम समझने वाले अर्धचालक को। अर्धचालक हमारा 2 प्रकार से होगा। एक होता है नैज अर्धचालक, नैज या शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, ठीक है। अब यहां से समझो, सबसे पहले समझेंगे नैज अर्धचालक को। पहले किसको समझेंगे? नैज अर्धचालक। इसमें क्या होता है? कोई भी
अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। यह जो आपका अर्धचालक होता है यह बना होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम से, सिलिकॉन या जर्मेनियम से, ध्यान रखना, सिलिकॉन या जर्मेनियम से। इसके बाह्यतम कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अर्थात एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो अगर यहां पर जो अगर शुद्ध अर्धचालक या तो सिलिकॉन से बना होगा पूरा का पूरा, या क्या बना होगा, या तो जर्मेनियम से बना होगा, कोई भी बाहर से अशुद्धि नहीं होगी। ध्यान रखना कैसे, एक सिलिकॉन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। एक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। ऐसे हम बहुत सारे सिलिकॉन को ले रहे हैं, 1 2 3 4, दूसरा तीसरा, ठीक है। इस तरीके से बेटा हमने यहां पर क्या ले रहे हैं? अर्धचालक को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अर्धचालक को, ठीक है। प्रत्येक के पास बेटा सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलोगे कि यहां पर प्रत्येक के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? प्रत्येक के पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। भाई प्रत्येक के 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाना चाहिए। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर इसे अपने, अगर मान लो इस अर्धचालक को कितने अष्टक नियम का पालन करना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बेटा इस वाले अर्धचालक से कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, क्लियर। तो 4 तो इसके पास थे, कितने थे? 4 थे। 5वां इससे साझेदारी, 6वां इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, साझेदारी इससे कर ली। 7वां इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, साझेदारी कर ली। 8वां इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया बेटा, इसने साझेदारी कर ली। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। ऐसे इधर बेटा बहुत सारे अर्धचालक इधर बनाएंगे, तो एक इसके ऊपर भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा, दूसरा यहां से इधर से ले लेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, और चौथा इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। 4 तो इसके पास थे, इधर बेटा सिलिकॉन बनाओगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर? ऐसे यहां पर 4 तो थे, 5वां ये रहा, एक ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6, एक इससे ले लिया, 7। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने को दे सकता है तो दूसरे से ले भी सकता है, यानी एक एक बॉन्ड की साझेदारी, ठीक है। और यहां पर इसी प्रकार यहां से देखते हैं, एक, दूसरा इससे कर लिया 2, तीसरा इससे हो गया 3, और एक इधर से ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से भी ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से इस वाले देखते हैं, 4 तो थे, 5वां इससे, 6वां इससे, 7वां बेटा इससे ले लो, और 8वां एक इधर होगा सिलिकॉन, ठीक। इस तरीके से आप लोग बेटा स्ट्रक्चर घबरा नहीं है, बस 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करने? पूर्ण करने, ठीक है। यहां पर 1 2, तीसरा नीचे से, चौथा यहां से, 4। ऐसे 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी प्रकार इसका कर लेंगे, 1 2, तीसरा, चौथा, ठीक। इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, दूसरा इससे ले लिया, तीसरा इधर वाला होगा, और चौथा इधर होगा। तो ये वाला जो अर्धचालक बना, यह अर्धचालक कैसा है? शुद्ध या अपद्रव्य, शुद्ध या नेच अर्धचालक। इसमें कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। अब करना क्या है कि भाई ये इसमें धारा कैसे प्रभावित करेंगे? तो भैया हमें क्या करना होगा? इसे देनी होगी ऊष्मा। क्या देनी होगी? ऊष्मा देनी होगी। जब हम इसको क्या देंगे? उच्च ताप पर, और ऊष्मा ऐसे नहीं, बहुत ही उच्च ताप पर देनी होगी। जब इसे उच्च ताप पर ऊष्मा दोगे तो इसके बॉन्ड कैसे हो जाते हैं? टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। जब तक ये बॉन्ड नहीं, ये साझेदारी से जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड जब तक नहीं टूटेंगे तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। और भैया ध्यान रखना है, इसमें हमें क्या करना है? शुद्ध अर्धचालक में क्या करनी है? शुद्ध अर्धचालक में अगर धारा प्रवाहित करनी है तो उसे उच्च ताप पर ऊष्मा देनी होगी, और ऊष्मा देंगे तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण ही किसमें? इसमें विद्युत का चालन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसका चालन होना शुरू हो जाएगा? विद्युत का चालन शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार का अर्धचालक कहलाता है नेज या शुद्ध अर्धचालक। हमारे इंडिया में बेटा इतनी ज्यादा ऊष्मा नहीं है, इसी के कारण हम शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग नहीं करते विद्युत में। दूसरा होता है अपद्रव्यीय अर्धचालक। अब क्या करना है? हमें इसकी चालकता को बढ़ाना है। हमें क्या करना है? इस शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना है। इसीलिए हम इसमें बाह्य अशुद्धियां मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बाह्य अशुद्धियां, या पंचम चतुर या त्रिसंयोजी या पंचम संयोजी को हम किसमें मिला देते हैं? इस चतुर्संयोजी, इस शुद्ध अर्धचालक में मिला देते हैं। तो
तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी चालकता बढ़ जाती है। जब हम शुद्ध अर्धचालक के अंदर क्या करते हैं? बाह्य अशुद्धियां जैसे त्रिसंयोजी या पंचम संयोजी अशुद्धियों को जैसे हम इसमें क्या करते हैं? अपमिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है और यह अर्धचालक बन जाता है अपद्रव्यी अर्धचालक। और यह दो प्रकार से होता है, एक होता है भाई एन प्रकार से और एक होता है पी प्रकार अर्धचालक। एक कौन होता है? एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। एक कौन सा होगा? पी प्रकार का अर्धचालक। और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। क्लियर? तो दो प्रकार के अर्धचालक बेटा इसके अंदर बनते हैं, ध्यान रखना। और ये कहां बनते हैं? अपद्रव्यी अर्धचालक में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी पंचम संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं? पंचम संयोजी और कौन सी? त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिलाते हैं। पंचम संयोजी कहां से मिलेगा? वर्ग 15 के एलिमेंट से। और त्रिसंयोजी बेटा मतलब वर्ग 3 संयोजकता किसकी होती है? वर्ग 13। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, त्रिसंयोजी मतलब वर्ग 13 के एलिमेंट। और यहां पर अब देखो यहां पर होगा क्या? यहां पर पंचम संयोजी यानी वर्ग 15 के एलिमेंट कौन से हैं? तो वर्ग 15 के एलिमेंट कौन से हैं? ये हमारा नाइट्रोजन परिवार है। ये हमारा वर्ग 15 के एलिमेंट है, प्रत्येक के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बेटा हम किसको ले लेंगे? आर्सेनिक को ले लेंगे। इसमें किसको लेंगे? आर्सेनिक हमारा कौन हो जाएगा? अर्धचालक। वर्ग 13 के अंदर कौन होगा? वर्ग 13 के अंदर होगा, वर्ग 13 के अंदर जो अशुद्धियों के रूप में लेंगे वो लेंगे एल्यूमिनियम को मिलाएंगे और गैलियम को मिला देंगे। ठीक है, और किस में मिलाएंगे? वर्ग 14 वाले। किसके अंदर? जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर, या तो जर्मेनियम में या सिलिकॉनियम के जो शुद्ध अर्धचालक, इसमें इस अशुद्धि को मिलाएंगे। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करिए, उसके बाद फिर हम बेटा पढ़ा रहे एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक को। किस तरीके से एन टाइप अर्धचालक होगा, किस तरीके से पी टाइप अर्धचालक होगा, उसके बाद इनके बीच में अंतर। क्लियर? नोट करिए बेटा, पहले यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा अब देखो यहां से, यहां पर दो हमने क्या बनाए हुए हैं? शुद्ध अर्धचालक बनाए हुए हैं। और शुद्ध अर्धचालक में हम क्या करेंगे? हम बेटा इनमें अशुद्धियों को मिलाएंगे और ये पढ़ने वाले हैं हम अपद्रव्यी अर्धचालक। ये कौन सा हमारा अपद्रव्यी अर्धचालक है? अर्धचालक। तो अपद्रव्यी अर्धचालक में पहला वाला मान लिया, ये एन प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे हम। इसके अंदर कौन सा बनाएंगे? एन प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे। इसके अंदर बनाएंगे पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब मुझे एन प्रकार का बेटा अर्धचालक बनाना है, किसका बनाना है? एन प्रकार का अर्धचालक, तो आप मिलाओगे पंचम संयोजी। किसको? पंचम संयोजी पदार्थ को मिलाओगे। किसको मिलाओगे? पंचम संयोजी एलिमेंट लोगे। और जब आपको पी प्रकार का क्या बनाना अर्धचालक, तो त्रिसंयोजी पदार्थ। किसको मिलाओगे बेटा? त्रिसंयोजी पदार्थ को मिलाओगे। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज के बारे में। आपसे पूछा जाए भाई एन प्रकार का अर्धचालक बनाओ, तो आप क्या करोगे? जर्मेनियम या सिलिकॉन के शुद्ध अर्धचालक में आप पंचम संयोजी पदार्थ, जैसे पंचम संयोजी पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, आद को आप मिलाओगे तो यहां पर जो हमारा अर्धचालक बनेगा पी एन टाइप का अर्धचालक बनेगा। और इसके अंदर एल्यूमिनियम, गैलियम आदि को आप बेटा त्रिसंयोजी पदार्थ को आप किसके अंदर? इस शुद्ध अर्धचालक के अंदर मिलाओगे तो ये बन जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। डिफरेंट, ध्यान रखना इनके बीच में अंतर। यहां से मान लिया एक सिलिकॉन हटाया, एक सिलिकॉन के हटाने से बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड टूटे, 4 के। हमने एक पंचम संयोजी उठाया आर्सेनिक उठाया, पर सिलिकॉन तो बेटा कितने बॉन्ड बनाएगा? केवल 4। और जबकि आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5।
तो एक इसके साथ साझेदारी, दूसरा बॉन्ड इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, 4 बॉन्ड की साझेदारी हो चुकी है। लेकिन आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 में से 4 के साथ साझेदारी हो चुकी है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस अर्धचालक के अंदर क्या हो जाती है? चालकता बढ़ जाती है। और चालकता बढ़ेगी तो ये वाला अर्धचालक कौन सा बन जाएगा? एन टाइप, निगेटिव टाइप अर्धचालक। कैसा बन जाएगा? निगेटिव टाइप अर्धचालक। क्लियर? इसी प्रकार हम इसके अंदर सिलिकॉन को हटा रहे हैं। भाई सिलिकॉन हटाओगे, 4 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 4 बॉन्ड टूटे, और ला रहे हैं बेटा यहां पर आपका एल्यूमिनियम। किसको ला रहे हैं? एल्यूमिनियम। और एक एल्यूमिनियम के पास आप बोलोगे भैया 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होगी। तो यहां कौन बचता है? एक होल। एक क्या बचता है? एक होल बचता है। भाई एक रिक्ति रहती है। और इस रिक्ति के कारण भाई ये वाला, अब इस रिक्ति को बेटा यहां पर पूर्ण नहीं हो पाएगी, यह रिक्ति बेटा बनी रहेगी। और इस रिक्ति के कारण बेटा चालकता उत्पन्न हो जाती है। और इस होल के कारण बेटा जो चालकता उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पी टाइप अर्धचालक। क्या बोलेंगे? पी टाइप अर्धचालक। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये एन टाइप का अर्धचालक है। इसमें होल की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये कैसा बन जाता है? पी टाइप का अर्धचालक। समझ में नहीं आया? ठीक, तो यहां पर आपसे पूछा जाए भाई बताओ, अंतर बताओ, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के अंदर अंतर बताओ। क्या पूछा? अंतर। ठीक, तो आप पहला बोलोगे, पहला अंतर यह है कि एन टाइप अर्धचालक में पंचम संयोजी पदार्थ होते हैं। दूसरा भाई पी टाइप में लिखोगे, इसके अंदर त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक में भैया अधिकता होती है। किसकी होती है? भैया कोटर की। कोटर का मतलब धनात्मक। कोटर का मतलब क्या होगा? धनात्मक। ध्यान रखना, यहां कोटर शब्द आया, होल। होल, कोटर का मतलब होल की अधिकता होगी। फिर बेटा कमी किसकी है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की कैसी होती है? कमी होती है। ध्यान रखना। इसके अंदर की कहानी बताओ भाई। इसके अंदर भाई, इसके अंदर अधिकता किसकी? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर आप बोलोगे भैया अधिकता किसकी है? भाई इलेक्ट्रॉनों की तो अधिकता है। और यहां पर जो कोटर है भाई, कोटर का मतलब होल। यहां पर जैसे ये रहा होल, होल की कैसी है भैया? होल की कमी है। होल की कैसी है बेटा? कमी है। ठीक, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भैया एक कोटर पर कितना आवेश होता है? कोटर पर आवेश बताओ। तो एक कोटर पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। एक कोटर पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। क्लियर? यहां तक उम्मीद है कि आप लोग बेटा क्लास समझ में आई होगी। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम चल रहे हैं पी एन संधि डायोड। किसको चल रहे बेटा? पी एन संधि डायोड की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जाता है। हमने बोला आपसे बेटा 8 नंबर आपके क्लियर होने हैं, चिंता ना करिए। देखो आप लोग क्लास तो बेटा आप लोगों का ये लिखा होगा, पहले से ही पीडीएफ लिखे होंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को सीधा माइंड में छपाना है कि किस तरीके से हमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या समझना है। और उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। कृपया करके अपनी इस क्लास के बारे में लास्ट में जरूर बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, या आप लोग अगर ऐसी क्लास चाहते हैं देखने के लिए तो हमें जरूर बताना। हम इसी टाइप से क्लास लेकर आएंगे 8 मार्च तक। ठीक है, चिंता ना करिए, लेकिन टॉप 25 प्रश्नों के साथ एवरीडे। ठीक, चिंता ना करो। देखो पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड भाई किसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव। जब पी टाइप क्षेत्र को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, जब पी टाइप क्षेत्र को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, यानी पी अर्धचालक को एन अर्धचालक से जोड़ोगे
तो यह डायोड क्या बन जाता है, पी एन संधि डायोड। क्या लिखोगे, जब पी टाइप क्षेत्र को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तो यह क्या बन जाता है, पी एन संधि डायोड। इसका सिंबल बेटा क्या होता है, इसका सिंबल ध्यान रखना, पी एन संधि डायोड का संकेत पूछता है, पी एन संधि डायोड का संकेत ये रहा। क्लियर, ये होता है P का संकेत और ये बेटा किसका होता है, N का संकेत। क्लियर, तो ये हमारा कौन बन जाएगा, PN संधि। क्या बन जाएगी, PN संधि का संकेत। तो हम आपको बता चुके हैं भैया कि एक होल या कोटर पर कितना आवेश होता है, तो आप बताओगे 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। एक नंबर प्रश्न में ये पूछा गया है, एक नंबर प्रश्न में ये पूछा गया। एक एक प्रश्न को आपको बेटा कराएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। दूसरा अब बात करेंगे कि पीएन संधि डायोड में आपने देखेंगे यहां पर ये बेटा आप किस तरीके से जुड़ेंगे। यहां पर आप थोड़ी सी कहानी समझते चलना, यहीं से अक्षय परत बनेगी, यहीं से विभव प्राचीर बनेगा और यहीं से आपका बेटा अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत बन जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा यहां पर क्या है, ये एक क्षेत्र बेटा यहां पर डिवाइडेशन कर रही है। यहां पर पी क्षेत्र के अंदर बेटा कौन होता है, पी क्षेत्र के अंदर होते हैं कोटर। आपने देखा होगा होल, अभी बता के आए थे पी क्षेत्र के अंदर कौन बनाता, होल। कितना होल था, एक होल, और जितने होल की अधिकता है उतने इलेक्ट्रॉन भैया कमी तो हो है। भैया एक होल है तो एक इलेक्ट्रॉन कमी है, दो होल है दो इलेक्ट्रॉन कमी है। अर्थात ध्यान रखना इसके अंदर पी टाइप क्षेत्र है, ये हमारा पी क्षेत्र है और पी क्षेत्र में भाई आपसे पूछेंगे किसकी अधिकता है, तो पी क्षेत्र में आप बोलोगे भाई कोटर की अधिकता है। किसकी अधिकता है, कोटर की। मैं पूछे भाई किसकी कमी है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की। अब मैं आपसे पूछेंगे बताओ भाई कितने कोटर की कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप बोलोगे जितने कोटर की अधिकता है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहानी समझ में आई। एक होल था भाई, एक होल का मतलब भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दो होल होते तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन की बेटा अधिकता है और जितने कोटर की अधिकता है पी क्षेत्र में और जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके कारण बेटा यहां पर ये लगातार कैसा होता रहता है, लगातार ये उदासीन होता रहता है ये क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार एन टाइप क्षेत्र के अंदर कौन होते हैं बेटा, एन टाइप क्षेत्र ये निगेटिव टाइप का क्षेत्र है, ऋणात्मक क्षेत्र। इसके अंदर आपसे पूछेंगे बेटा अधिकता। अधिकता का मतलब आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक। आपसे बेटा ऐसे पूछेगा बताओ एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक, एन क्षेत्र के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी किसकी अधिकता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन। भाई जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उतने ही कोटर उतने ही होल की तो क्या है, कमी है ना, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछेगा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अल्पसंख्यक आवेश वाहक आप बोलोगे कोटर, आप बोलो क्या, कोटर। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी लिख दे रहे हैं भाई पी टाइप क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक आप बोलोगे कोटर, ठीक। किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक बेटा कौन होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन। कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, तो आपसे पहला पीएन संधि डायोड, चलो बातें समझाते पहले पढ़ते चलो। अब क्या होगा कि पी टाइप क्षेत्र से कहां पर, पी टाइप क्षेत्र से बेटा इलेक्ट्रॉन, पी टाइप क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और एन टाइप क्षेत्र से कोटर एक दूसरे के जब समीप आते हैं, पी टाइप से बेटा कौन है, पी टाइप से तो होल है, ठीक है। और एन टाइप क्षेत्र में कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। जब एक दूसरे के कैसे आएंगे, समीप आते हैं और समीप आने के बाद एक पतली परत बना देते हैं, एक पतली परत बना देंगे जिसे बोलते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत इसे बोलते हैं हिरासी स्तर।
क्या बोलते हैं, हिरासी स्तर। बेटा ध्यान रखना, अक्षय परत पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है भाई बताओ हिरासी स्तर किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे जो पी टाइप क्षेत्र में होल थे और एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन थे, जब ये आपस में एक दूसरे के समीप होते हैं, समीपता होगी तो इन पे विपरीत प्रकार के आवेश आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, दोनों पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, और ये क्या कर लेंगे, एक पतली परत बना देंगे। पास आए, उदासीन हुए, उदासीन होने के बाद एक पतली परत बना दी, और पतली परत बना देंगे, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। लेकिन यहां पर जब यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर एक विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। जब पी टाइप क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और एन टाइप क्षेत्र से कोटर एक दूसरे के जब समीप आते हैं, समीप आने के बाद ये आवेश आपस में मिलेंगे और इनके कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या कौन उत्पन्न हो जाएगा, वोल्टेज, और इसे क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। क्या बताया हमने बेटा, यहां पर कितनी कहानी बताई, एक बार सुन लीजिए, इसके बाद तब आगे चलते हैं कहानी की ओर। समझो, सबसे पहले हमने बेटा परिभाषा बताई पीएन संधि की। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, तो आप बड़े आसानी से बताओगे क्या, कि जब हम पी टाइप क्षेत्र को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ते हैं तो ऐसा डायोड, यह संधि क्या बन जाती है, पीएन संधि डायोड। इसका संकेत ये रहा, एक होल पर इतना आवेश, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया, जब हम क्या करेंगे, पी टाइप क्षेत्र को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ते हैं तो पी टाइप क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एन टाइप क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं भैया, कोटर होते हैं। जब पी टाइप क्षेत्र से बेटा पी टाइप क्षेत्र से बेटा कौन है, कोटर। पी टाइप क्षेत्र से बेटा कौन है, कमी किसकी, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो पी टाइप क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप क्षेत्र में बेटा किसकी कमी है, कोटर। तो एन टाइप क्षेत्र के कोटर एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं, और समीप आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाएंगे और एक पतली परत बना देंगे। पतली परत से ये होगा कि इधर के कोटर इधर ना पहुंच पाए और एन टाइप क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में ना पहुंच पाए। भाई कोटर पी क्षेत्र के एन क्षेत्र में न प्रवेश कर पाए और पी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। इसलिए बेटा दोनों आवेशों का एक पतली परत बन जाती है और इस परत को बोलते हैं हम अवक्षय परत। लेकिन दोनों आवेशों के कारण यहां पर बेटा कौन उत्पन्न हो जाता है, विभव। इस परत पर विभव उत्पन्न हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ये सब के सब क्वेश्चंस आपसे क्या किए गए, पूछे गए हैं। ध्यान रखना यहां ये टोटल, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब बात करेंगे कि भाई इसमें क्या होता है, भाई बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। अग्रगणित में लगभग में 0.3 से धीरे धीरे बढ़ता विभव और इसमें 0.7 से, ठीक है। तो यहां पर लगभग में बेटा यहां पर कैसा होता है, इसके अंदर बहुत ही विभव जब बहुत ही कम होगा तो बेटा फिर इसमें अंदर धारा भी कैसी होती है, बहुत ही नामात्रिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र को इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए। तो इसमें स्थापित करने वाले हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र को, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र को जैसे स्थापित करेंगे तो धारा दो प्रकार से प्रवाहित होगी। मतलब इससे का कितने प्रकार से संयोजन हो जाएगा, दो प्रकार से। जैसे धारा का प्रवाहित करेंगे तो यहां पर संयोजन या दो प्रकार से बन जाएगा। पहला बनेगा अग्र अवनत। समझो अग्र अवनत के बारे में सिर्फ समझो, लिख सकते हो, बना के लिख सकते हो, बड़े आसानी से। यही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। जितना मैंने समझा दिया है, जैसे समझा रहे हैं यही लिखना है, ठीक है। चिंता ना करो। देखो बात करेंगे अग्र अभिनत किसे कहते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, ठीक। देखो अग्र अभिनत किसे कहेंगे, देखो जब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक क्षेत्र है, पहले बना रहे हैं, ठीक है। ये अवक्षय परत हो गई। ये हमारा कौन सा है, एन क्षेत्र है, एन टाइप क्षेत्र, ये सॉरी पी क्षेत्र है, और इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, एन क्षेत्र। आपने क्या किया, पी क्षेत्र को धन टर्मिनल से और एन क्षेत्र को किससे जोड़ दिया, एन क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया, एन क्षेत्र। समझना,
तो यहां पर सबसे पहले समझो अग्र अभिनत कब बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यहीं से क्वेश्चन समझेंगे। अब एक एक पॉइंट को माइंड में फीड करना है, ध्यान रखना। क्या बताया हमने, आपसे बोला भाई अग्र अभिनत कैसे बोलेंगे, तो आप बोलोगे अग्र अभिनत कैसे कहते हैं, जब पी टाइप क्षेत्र को धन टर्मिनल से और एन टाइप क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बताया हमने, जब पी टाइप क्षेत्र को धन टर्मिनल से और एन टाइप क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ऐसा डायोड क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत कहलाता है। क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत। क्या बताया हमने, बताया भाई जब P क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से N क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हो तो ऐसा अभिनत क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत कहलाएगा। अब इसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है, अब इसको देखते हैं। भाई यहां पर जो कोटर है, कोटर पे बेटा धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, तो ये बेटा क्या करते हैं, धन वाला ऋण की ओर और ऋण वाला धन की ओर जाता है। क्लियर। अब एक चीज बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है ऋणात्मक टर्मिनल से, तो ऋण और ऋण के कारण इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू होंगे पी क्षेत्र की ओर। किसकी ओर गति करना शुरू करेंगे, पी क्षेत्र की ओर। क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, बहुत तीव्रता से प्रतिकर्षण होगा। क्लियर। इसी प्रकार पी टाइप क्षेत्र धनात्मक है, जोड़ दिया धनात्मक टर्मिनल से, इनके बीच में बेटा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और ये पी टाइप क्षेत्र के कोटर किधर जाना शुरू हो जाएंगे, एन इलेक्ट्रॉनों की ओर। किधर जाना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉनों की ओर, जिसके कारण, और यह बेटा जो बल होता है प्रतिकर्षण होगा वो बहुत तीव्रता से होता है, जिसके कारण यह जो अक्षय परत है यह अप्रभावी हो जाती है और अप्रभावी होने से क्या होना शुरू हो जाता है, विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है। क्लियर। समझो फिर से अग्र अभिनत के बारे में समझो, क्योंकि यही लिखना है आपको। ठीक, जब हम क्या करेंगे, पी टाइप क्षेत्र को धन टर्मिनल से एन टाइप क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, यह डायोड क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत कहलाता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम पीएन संधि डायोड में बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान कैसा होना चाहिए, विभव प्राचीर से कैसा कर दे, अधिक। जो आपका क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई का मान किससे अधिक है, विभव प्राचीर से कैसा है, अधिक है, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक है तो पी क्षेत्र के जो कोटर हैं और जो किससे जुड़े हुए धनात्मक टर्मिनल से, इनके बीच में प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है और कोटर पी से क्षेत्र से एन क्षेत्र में, एन क्षेत्र को क्या करना शुरू करते थे, गति करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार यहां पर जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और ऋण टर्मिनल से, बैटरी के जो ऋण टर्मिनल से क्या हो जाता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वह पी क्षेत्र की ओर गति करना शुरू कर देते हैं और यह प्रतिकर्षण काफी तीव्रता से होता है, जिसके कारण यह जो अक्षय परत होती है, यह अक्षय परत कैसे हो जाती है, अप्रभावित हो जाती है, अर्थात टूट जाती है। और टूट जाएगी तो जो आपके कोटर है वो इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर जाते हैं, कोटर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण किसमें, धारा का चालन होना शुरू हो जाता है इस अर्धचालक के अंदर। तो ध्यान रखना, अग्र अभिनत में धारा का चालन होगा, अग्र। जब भी आपका अग्र अभिनत बनेगा, जब भी मैंने क्या बताया, अग्र अभिनत बनेगा तो आप तुरंत बताओगे धारा का चालन होगा, धारा का चालन होगा। क्या बताया मैंने, अग्र अभिनत में धारा का चालन होगा, क्योंकि यहां पर अभी आप पढ़ने वाले हो पूर्ण तरंग दृष्टिकरण और अर्धपूर्ण तरंग दृष्टिकरण, ये पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यहां से अब बात करेंगे इसके ग्राफ की, बात करेंगे इसके ग्राफ की। ग्राफ में यहां पर एक काम करो, पहले इसको बेटा यहां से इधर नोट करिए। ठीक है, इसी के बाद हम पढ़ा रहे तुरंत उत्क्रम अभिनत और ग्राफ बना रहे। नोट करो इसको पहले बेटा, नोट करो। देखो बेटा, अब इसके बाद ग्राफ देखो,
इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो यहां से ये हमारा रहेगा वोल्टेज के बारे में, किसको बताएगा? वोल्टेज को। और ये वाला है जो धारा को बताएगा, अग्र धारा के बारे में बताएगा। ठीक है, अग्र धारा मिली एम्पियर के अंदर। ठीक, तो प्रारंभ में बेटा, प्रारंभ में इसका विभव कैसा है? कम होने की वजह से इसमें धारा लगभग में नियत रहेगी, लगभग में धारा समान रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो अचानक से धारा कैसे हो जाएगी? तीव्रता से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पर ये ग्राफ किसका बना दिया मैंने? जर्मेनियम। ठीक है, तो आपको बेटा यहां पर ये किसका ग्राफ बनाना है? ये ग्राफ बनाना है आपको किसका? अग्र अभिनत के अंदर। ठीक है, अग्र अभिनत के अंदर ध्यान रखना। तो प्रारंभ में धारा नियत रहेगी, फिर अचानक से धारा कैसे हो जाएगी? तीव्रता से बढ़ जाएगी। जैसे परत अप्रभावी हुई तो अचानक से तीव्रता से धारा कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब बात करेंगे किसकी? उत्क्रम अभिनत की। उत्क्रम अभिनत। ठीक, उत्क्रम अभिनत। अब उत्क्रम अभिनत किसे कहते हैं? बात करेंगे उत्क्रम अभिनत। ठीक है, या पश्चिम अभिनत, रिवर्स वॉइस। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले जब आप क्या करोगे, यहां से ये हमने क्या बना लिया? क्षेत्र बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारी अक्षय परत हो जाएगी। इसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा एन क्षेत्र हो गया। ये हमारा कौन हो जाएगा? पी क्षेत्र हो जाएगा। इसके अंदर बेटा कौन होते हैं? कोटर। इसके अंदर कौन है? कोटर। ठीक है, ये पी क्षेत्र हो गया और ये एन क्षेत्र। जब इसे क्या करेंगे? हम इसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र से स्थापित कर देंगे। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करेंगे, लेकिन आपने क्या किया? पी क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र को धन टर्मिनल से जोड़ दिया। अब आपने उल्टा कर दिया। यहां पर पी क्षेत्र को धन टर्मिनल से जोड़ा था, पर यहां पर बेटा आप पी क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एन क्षेत्र को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ऐसा डायोड क्या कहलाएगा? उत्क्रम अभिनत। क्या बताया हमने? बताया जब पी क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से, पी क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ऐसा डायोड क्या कहलाता है? ऐसा डायोड कहलाता है उत्क्रम अभिनत। क्या कहलाएगा? उत्क्रम अभिनत कहलाता है। क्लियर? अब यहां से आगे कहानी क्या होगी? जब हम क्या करेंगे? बाह्य वैद्युत क्षेत्र को अधिक कर देंगे विभव प्राचीर से। जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? अधिक होगा। तो अब कहानी ये होगी कि भैया एन क्षेत्र पे, एन पे तो इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होगा, भाई जाएंगे धनावेश की ओर। अब धनावेश कौन है बेटा? यहां पर बैटरी का प्लस टर्मिनल। एन क्षेत्र जुड़ा हुआ है बैटरी का प्लस टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए बेटा धनात्मक टर्मिनल की ओर। इसी प्रकार कोटर पे धनावेश है और कोटर चलना शुरू हो गए बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर। यानी भाई यहां कहानी उल्टी हो गई। ये एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू हो गए। ये क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू। कोटर चले बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर, इलेक्ट्रॉन चले बैटरी के धन टर्मिनल की ओर। पर इसमें कहानी उल्टी थी। ठीक है, तो यहां से जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर आ जाएंगे? यहां पर इस वैद्युत क्षेत्र पे आकर एकत्रित हो जाएंगे और वैद्युत क्षेत्र पे आकर एकत्रित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और कोटर लगातार वैद्युत क्षेत्र की ओर बेटा, वैद्युत क्षेत्र पे आके, बाह्य वैद्युत क्षेत्र पे आके एकत्रित हो जाएंगे और इससे क्या होगी? यह परत तब भी अप्रभावी होगी। परत तब भी क्या होगी बेटा? अप्रभावी होगी। और अप्रभावी होगी, परत टूट जाएगी। और चूंकि बेटा यहां पर ये कोटर और इलेक्ट्रॉन जाके यहां पर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र वहां पर जाके एकत्रित हो जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारा का चालन कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। भाई यहां पर गति नहीं कर पाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन और कोटर सब खत्म, वैद्युत क्षेत्र के यहां पर आ गए तो यहां पर धारा का चालन कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, उत्क्रम अभिनत में धारा का चालन नहीं होगा। उत्क्रम अभिनत में धारा का चालन नहीं होता। एक स्थिति के बाद धारा चालन कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और इसीलिए धारा का ग्राफ अचानक से कैसा हो जाता है? डाउन हो जाएगा अचानक से। यहां पर बना रहे हैं उत्क्रम वोल्टेज और यहां पर बना रहे हैं अब उत्क्रम धारा।
उत्क्रम धारा मिली एम्पियर में। ठीक है, तो एक स्थिति में पहले तो बेटा वोल्टेज, पहले धारा नियत रहेगी, लेकिन अचानक से धारा का मान कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा धारा का चालन बंद। ठीक है, और धारा का मान एकदम से अचानक से ग्राफ डाउन हो जाएगा। यहां पर इसे क्या बोलेंगे, भंजक वोल्टता। तो ये ग्राफ को भी बेटा पूछता है, ये ग्राफ भी पूछता है। यह हमारा किसका ग्राफ हो गया, उत्क्रम अवनत का ग्राफ। यह किसका ग्राफ हो गया, उत्क्रम अवनत का ग्राफ। तो यहां पर यह भी चीज ध्यान रखना बेटा, आपसे ये ग्राफ पूछता है। ठीक है, तो आपका उम्मीद होगी अग्र अवनत क्लियर, उत्क्रम अवनत क्लियर। अब चल रहे हैं दो टॉपिक और बचे हुए इसके, उन दो टॉपिक की ओर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से फाइनल हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं जो आपके 2024 के सेटों में पूछे गए हैं। ठीक है, 2024 के सेट कंप्लीट करना, 2024 के सेट सातों के सातों लगा लीजिए आप। उसके बाद जितना हम सीरीज पढ़ा रहे हैं कंप्लीट करते रहिए। इसके अलावा थोड़े से बेटा क्वेश्चंस आप लोग तैयार करते रहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां पर दो प्रश्न समझना है, सिर्फ चित्र पे ही पूरा गेम है। बस दो पॉइंट ध्यान रखना है। जब आप, मैं बोलूं बेटा अग्र अवनत बने, जब क्या बने, अग्र अवनत, तो आप बोलोगे अग्र अवनत में भाई धारा का चालन हो रहा था, धारा का चालन होगा। अग्र अवनत में धारा का चालन क्या होगा बेटा, बिल्कुल होगा। और जब मैं बोलूं उत्क्रम अवनत, क्या बोला बेटा, उत्क्रम अवनत बनेगा। जहां उत्क्रम बनेगा धारा का चालन नहीं होगा, धारा का चालन नहीं होगा। बस इन्हीं दो पॉइंट के साथ पूरा गेम फिनिश। आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखो भाई, बात करेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी की, तो इसमें धारा का, प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का ही दिष्टकरण होता है। प्रत्यावर्ती धारा आपकी यहां, आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र कैसा होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ऋणात्मक। फिर बेटा आधा चक्र धनात्मक, फिर आधा चक्र ऋणात्मक। तो यहां पर मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां बेटा कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, आधे भाग का ही दिष्टकरण होता है। अब कैसे समझो, इसमें क्या लेंगे बेटा, ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां लेंगे, दो कुंडलियों को क्या करेंगे, समीप रखेंगे। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, दो कुंडलियों को क्या करेंगे, समीप रखेंगे। ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियों को समीप। अब ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है, इससे आप जोड़ोगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ोगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से अर्ध तरंग दिष्टकारी है, इसलिए एक डायोड जोड़ोगे, एक ही डायोड जोड़ोगे। ठीक है, यह कौन हो गया, डायोड, डायोड। क्लियर। और इससे क्या कर दोगे, इससे बेटा एक लोड प्रतिरोध जोड़ दोगे, और लोड प्रतिरोध से क्या प्राप्त करोगे, निर्गत धारा, निर्गत धारा को प्राप्त करोगे। ठीक, यहां पर इसे नाम दे दो XY, और यहां पर प्रत्यावर्ती प्राथमिक कुंडली के ये शुरुआत वाले पॉइंट A B है। ठीक है, अब पहले इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या लिखना है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है T1 और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली T2। देखो सबसे पहले लिखोगे कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का ही दिष्टकरण होता है। इसके बाद आप लोग चित्र बनाओगे और लिखोगे, इसमें दो ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ दिया जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली से, द्वितीय ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से एक डायोड पीएन संधि डायोड जोड़ दिया जाता है, तथा एक लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, और लोड प्रतिरोध से निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। इतना लिखना है, निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब यह काम कैसे करता है, क्रिया विधि। तो प्रत्यावर्ती धारा के आधे धनात्मक चक्र में, यही लिखना है, बिल्कुल स्वयं यही लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा के आधे धनात्मक चक्र में मान लिया A हमारा पॉजिटिव है धन सिरे से, और B हमारा कैसा होगा, ऋण सिरा होगा।
प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध धनात्मक चक्र में ए सिरा धन तथा बी सिरा कैसा होता है, ऋण सिरा होता है। तो यहां से देखो ये पी क्षेत्र है, जब पी क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से और एन क्षेत्र बेटा हमारा कैसे हो जाएगा, ऋण टर्मिनल से हो जाएगा। तो यह किस स्थिति में आ जाएगा, तो यहां ध्यान रखना, जब पी क्षेत्र धनात्मक टर्मिनल से एन क्षेत्र ऋणात्मक टर्मिनल से होता है तो यह अभिनत क्या होता है, अग्र अभिनत होता है। तो यहां पर अर्ध धनात्मक चक्र में डायोड, जो डायोड है पीएन संधि डायोड है, वह कैसा आ जाता है, अग्र अभिनत की स्थिति में आ जाता है। और अग्र अभिनत की स्थिति में आ जाता है तो धारा का क्या होता है, चालन होता है। और धारा का चालन होगा x से y की ओर, और लोड प्रतिरोध से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, धारा प्राप्त कर लेते हैं। क्या लिखोगे क्रियाविद में, क्रियाविद में लिखोगे कि जब हम अर्ध चक्र धनात्मक में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन टर्मिनल तथा सिरा बी ऋण टर्मिनल पर होता है, और पीएन संधि डायोड कैसा हो जाता है, यह डायोड कैसा बन जाता है, अग्र अभिनत बन जाता है। और अग्र अभिनत की स्थिति में धारा का चालन होता है, अर्थात धारा x से y की ओर प्रवाहित होती है और लोड प्रतिरोध से धारा को प्राप्त कर लिया जाता है। इतना लिखना है। उसके बाद इसी प्रकार इसके अर्ध ऋणात्मक चक्र में, अर्ध ऋणात्मक चक्र में क्या होगा कि भाई इसके सिरा बदल जाएंगे। ऋणात्मक चक्र में ए ऋण टर्मिनल से बी धन टर्मिनल से आ जाएगा, और जब पी टाइप क्षेत्र ऋण टर्मिनल से आ जाए, पी टाइप क्षेत्र किससे आ जाए, ऋण टर्मिनल से आ जाएगा, तो यह बन जाएगा उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत। और उत्क्रम अभिनत की स्थिति में धारा का चालन नहीं होता है, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में धारा का चालन नहीं होता है, अर्थात लोड प्रतिरोध से धारा प्राप्त नहीं होती है। क्लियर, इतनी कहानी लिखनी है। अब इसके बाद करेंगे ग्राफ की, इसके बाद करेंगे ग्राफ की। क्लियर, तो यहां से ग्राफ की कैसे बात करेंगे, देखो यहां पर इस तरीके से ये ग्राफ मानते रहे यहां से, ठीक है। यहां से हम ये वाला ऊपर वाला ग्राफ बताएगा प्रत्यावर्ती धारा को, पर ये कौन सी वाली होगी, निवेशी धारा, निवेश कर रहे हैं निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को, और ये वाला ग्राफ किसको बताएगा, निर्गत धारा को। भाई इससे धारा हमें कैसी प्राप्त हो रही है, तो प्रत्यावर्ती धारा का बेटा आधा चक्र धनात्मक, फिर आधा ऋणात्मक, फिर धनात्मक, उसके बाद फिर ऋणात्मक होता है। क्लियर, तो यहां पर ये हो गया, यहां पर 0, ये पाई बन जाएगा, ये 2 पाई बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब कहानी आती है कि आपको बेटा धारा प्राप्त कैसे हुई, जब आधा चक्र धनात्मक होगा, जब भी चक्र धनात्मक होगा अग्र अभिनत बनेगा, और अग्र अभिनत की स्थिति में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, ग्राफ बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद बना बेटा आधा चक्र, फिर उसके बाद आधा चक्र कैसा बनेगा, आधा चक्र ऋणात्मक बनेगा, उत्क्रम अभिनत होगा, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर उसके बाद फिर से बेटा आधा चक्र धनात्मक, जब चक्र धनात्मक बनेगा फिर से धारा प्रवाहित होगी, धारा फिर से ग्राफ मिलेगा। फिर आधा चक्र ऋणात्मक होगा, फिर से धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब आपको धारा पहले मिले फिर रुकी फिर धारा मिलेगी, यानी आधे चक्र में धारा प्रवाहित हो रही है, आधे में नहीं हो रही है, फिर आधे प्रवाहित हो रही है, फिर नहीं हो रही है, मतलब धारा आपको रुक रुक कर प्राप्त होगी। क्लियर, तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब हम समझाने वाले हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी को। नोट पहले इसको, इसके बाद बेटा अब हम लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका, और यह हमारा कौन सा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होगा, इसमें धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे भाग का दिष्टकरण होता है, पूरे भाग का दिष्टकरण, ये हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा इसके पूरे भाग का दिष्टकरण होगा। क्या होगा घटना, इसमें फिर से बेटा भाई कहानी करनी है, ट्रांसफार्मर की 2 कुंडलियां लेनी है, ये प्राथमिक कुंडली हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे, निवेशी धारा यानी निवेशी प्रत्यावर्ती धारा, और इसके संपर्क में रखी होगी बेटा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली। अब द्वितीयक कुंडली में थोड़ा समझना है,
इसमें जब भी पूर्ण तरंग दृष्टिकरण होगा तो इसमें दो डायोड लगे होंगे। पहला डायोड मैंने मान लिया बेटा D1, ठीक है, और फिर उसके बाद एक नीचे वाले से जुड़ा होगा। यहां पर ये डायोड बेटा कौन सा हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ये डायोड D1, ये D2 मान लिया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बीच के इस मध्य में एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध। और इस लोड प्रतिरोध से ध्यान रखना है धारा को प्राप्त करेंगे। लोड प्रतिरोध से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करें, प्राप्त करेंगे। ये A हो गया और ये B। तो इसमें कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में धारा के पूरे भाग का क्या होता है, दृष्टिकरण होता है। इसमें क्या होता है, उसके बाद चित्र बनाना है और लिखना है कि इसमें ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होती हैं। प्राथमिक कुंडली से, प्राथमिक कुंडली में निवेशी धारा, निवेशी प्राथमिक कुंडली को निवेशी धारा से जोड़ देते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में दो डायोड, एक D1 और D2 और एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ देते हैं और लोड प्रतिरोध के द्वारा हम निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। ये कहानी लिखनी है इसके अंदर। अब काम कैसे करेगा भैया, समझो। अब यहां से भैया पहले धारा का धनात्मक चक्र, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, कहानी यही तो चलेगी। तो जब धारा का अर्ध चक्र कैसा होगा, धनात्मक, प्रत्यावर्ती धारा का कैसा, अर्ध चक्र धनात्मक में, अर्ध चक्र धनात्मक में धारा यहां पर प्रवाहित करेंगे तो A धन सिरे पर होगा और B कैसा होगा, ऋण सिरे पर होगा। तो इस स्थिति में यहां पर ये देखो, ये वाला P टाइप क्षेत्र है धन टर्मिनल से, और ये वाला P टाइप क्षेत्र है वो किससे हो गया, ऋण टर्मिनल से हो गया। यानी डायोड D1 बना हमारा जब P टाइप क्षेत्र से, जब P टाइप क्षेत्र धन टर्मिनल से हो गया तो डायोड D1 हमारा कैसा बन गया, अग्र अभिनत बन गया। और डायोड D2 हमारा कैसा बन गया, डायोड D2 ये रहा, ये P टाइप क्षेत्र बेटा किससे जुड़ गया, ऋण से। तो डायोड D2 कैसा हो गया, उत्क्रम अभिनत। तो इस स्थिति में क्या होगा, अर्ध धनात्मक चक्र में डायोड D1 जब धारा प्रवाहित करेंगे तो डायोड D1 कैसा हो जाता है, कैसे लिखेंगे, अर्ध चक्र धनात्मक में A सिरा धन टर्मिनल से तथा B सिरा ऋण टर्मिनल से होता है। डायोड D1 कैसा हो जाता, अग्र अभिनत हो जाता है, और जिसमें क्या होती है, जिसमें धारा का चालन होता है और लोड प्रतिरोध से हम धारा को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार डायोड D2 हमारा कैसा हो जाता है, डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्ध धनात्मक चक्र में डायोड D1 अग्र अभिनत, धारा का चालन होता है, धारा प्राप्त होगी लोड प्रतिरोध से। डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है, डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी प्रकार ये किसकी कहानी हो गई, ये कहानी होगी धनात्मक चक्र की। अब कहानी आती है ऋणात्मक चक्र की। अर्ध ऋणात्मक चक्र में क्या होगा, इसके सिरे बदल दो, ए कर दो ऋण सिरे पर और बी कर दो धन सिरे पर। बी किस पे आ जाएगा, धन सिरे पर। अर्ध ऋणात्मक चक्र में, अर्ध धनात्मक चक्र है, अब आते हैं अर्ध ऋणात्मक चक्र में। अर्ध ऋणात्मक चक्र में डायोड D1 बेटा किस सिरे से जुड़ जाता है, डायोड D1 में जो P क्षेत्र है वह ऋण सिरे से जुड़ जाएगा, अर्थात यह कैसा बन जाता है, उत्क्रम अभिनत। कैसा बन जाएगा, उत्क्रम अभिनत। और जब भी मैंने बोला उत्क्रम अभिनत बनेगा, धारा नहीं प्रवाहित होगी। और यहां पर डायोड D2 देखेंगे, इसका P क्षेत्र धन टर्मिनल से जुड़ जाता है, अर्थात डायोड D2 कैसा हो गया हमारा, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत। तो इसमें इस स्थिति में क्या होगा, ये कैसा है हमारा अर्ध ऋणात्मक चक्र, अर्ध ऋणात्मक चक्र है, ठीक है। और अर्ध ऋणात्मक चक्र में, अर्ध ऋणात्मक चक्र में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत पर होता है, उत्क्रम अभिनत बन जाता है, जबकि डायोड D2 कैसा होता है, अग्र अभिनत होता है। तो डायोड D2 में धारा का चालन होता है, जबकि डायोड D1 में धारा का चालन नहीं होता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, धारा का क्या होता है, पूर्ण दृष्टिकरण होता है। अब ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, आधा चक्र धनात्मक, आधा चक्र ऋणात्मक, पाई 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, ठीक है। और 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये मूलबिंदु हो गया और ये निवेशी, निवेशी
प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ग्राफ खींचेंगे निर्गत धारा, निर्गत प्रत्यावर्ती धारा, मतलब आपको कितनी धारा कैसे प्राप्त हुई, निर्गत धारा। तो आपने देखा कि जब धनात्मक चक्र था, डायोड D1 में धारा प्रवाहित हो रही है। किसमें प्रवाहित हो रही है? डायोड D1 में धारा प्रवाहित हो रही है, डायोड D2 में धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आधा चक्र जब ऋणात्मक पहुंचा तो ऋणात्मक चक्र में देखा कि डायोड D1 उत्क्रम अभिनत बन गया, पर डायोड D2 तो अग्राभिनत है। तो अब किसमें धारा प्रवाहित हो रही है? डायोड D2 के अंदर। ठीक है, नीचे नहीं। उसके बाद यहां पर फिर देखा, फिर से बेटा क्या हुआ, आधा चक्र फिर से धनात्मक पहुंचेगा, आधा चक्र फिर से धनात्मक पहुंचेगा, और धनात्मक चक्र होगा तो धनात्मक चक्र में डायोड D1 कैसा, अग्राभिनत है, तो फिर से डायोड D1 में धारा प्रवाहित होगी, डायोड D2 में धारा प्रवाहित होगी। फिर देखा कि ऋणात्मक चक्र आया, ऋणात्मक चक्र में D2 अग्राभिनत है, तो D2 में धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? तो धारा इस तरीके से हमें बेटा प्राप्त होती है। उम्मीद है कि बेटा आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा क्लास कैसी लगी है। ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा फाइनल करा दिया। बस एक बार रिवीजन और कर लेना, आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।